नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। संसद के दोनों सदनों में आज अलग अलग मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा हुई तो राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा देखने को मिली। इन मुद्दों पर क्या हुई संसद में तीखी बहस, करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात सोनिया गांधी की, जिनको आज दिल्ली की एक अदालत ने नोटिस मिलने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। बताएंगे एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा आज और बंगाल में क्या हुआ है। एसआईआर के मुद्दे पर आज का अपडेट दिखाएंगे। खबर कर्नाटक के किसानों के लंबे समय से चले आ रहे आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा, कानून लोगों की सुविधा के लिए होने चाहिए, असुविधा के लिए नहीं। सांसदों से की लोगों की जिंदगी को आसान बनाने की अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम को बताया देशभक्ति, त्याग और राष्ट्र चेतना का प्रतीक। राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा, वंदे मातरम का विरोध कांग्रेस नेतृत्व के है खून में। चुनाव सुधार पर लोकसभा में चर्चा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, आज के दौर में एसआईआर जरूरी, मतदाता सूची में अपात्र वोटरों की नहीं है जगह। इंडिगो परिचालन में व्यवधान पर सरकार सख्त। विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने लोकसभा में दिया कड़ी कार्रवाई का आश्वासन। कहा, यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। भारत में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की माइक्रोसॉफ्ट की घोषणा। एशिया का अब तक का सबसे बड़ा निवेश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत के युवाओं को एआई शक्ति का लाभ उठाने में मिलेगी मदद। और इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं जो कि इंडिगो से जुड़ी हुई है। इंडिगो संकट पर इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जिससे आपको वाकिफ कराते हैं, क्योंकि ये संकट कई दिनों से बना हुआ है और रूट में 10% की कटौती का सरकार ने फैसला लिया है। यानी कि इंडिगो के रूट में 10% की कटौती की जाएगी। इंडिगो संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर है। हम जानते हैं देश भर के तमाम जो अलग शहरों को जोड़ने वाले जो रूट होते हैं उनको तयशुदा तरीके से मामले में दिए जाते हैं और उसके तहत तमाम अलग अलग कंपनियों को ये रूट दिए जाते हैं। लेकिन उसमें अब 10% की कटौती करने का फैसला किया गया है, जो कि इंडिगो के रूट्स में 10% करने का फैसला, ये पहले 5% थी, अब ये 10% करने का फैसला किया गया है। तो अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर। हम जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से इंडिगो के इंटरनल जो उनका ऑपरेशन सिस्टम है उसमें रोस्टरिंग सिस्टम को लेकर जो इंडिगो का जो प्रॉब्लम आई, उसके चलते बड़ी संख्या में यात्रियों को दिक्कतें आई हैं। सरकार उसके बाद से लगातार सजग है, तमाम कदम उठाए गए हैं, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, इंडिगो को शो कॉज नोटिस भी दिया गया है। तमाम डीजीसीए की तरफ से पूरी पैनल की एक तरीके से निगरानी की जा रही है और सरकार ने संसद में आश्वासन भी दिया है कि पूरी जांच होने के बाद ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नज़ीर बनेगी। इस बीच में खबर ये आ रही है कि 10% रूट कमी की जाएगी इंडिगो के, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के जो तमाम देश भर के अलग अलग रूट हैं उनकी संख्या निर्धारित होती है, उनके रूट्स निर्धारित होते हैं और वो रूट्स अलग अलग कंपनियों को, जो एविएशन कंपनियां, उनको अलॉट किए जाते हैं डीजीसीए के माध्यम से। तमाम उनके मानक तय होते हैं उसके आधार पर। लेकिन अब फैसला किया गया है कि इंडिगो के 10% रूट्स में कटौती की जाएगी, यानी कि ये जो रूट्स हैं वो अन्य जो एविएशन कंपनियां हैं, जो एयरलाइंस कंपनियां हैं, उनको एक तरीके से दिए जाएंगे। तो ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर है, सरकार का ये बड़ा कदम, एक्शन कहा जा सकता है एक तरीके से इंडिगो के ऊपर। हाल फिलहाल में जिस प्रकार से एक तरीके से उसकी कार्यप्रणाली रही है, जिसके चलते देश में बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, करोड़ों रुपए रिफंड करने पड़े हैं, तमाम जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हुई हैं और आज भी एक प्रकार से फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। इस खबर के बीच में इंडिगो संकट पर बड़ी खबर 10% जो है रूट्स में कटौती की जाएगी इंडिगो के, ये बड़ी खबर है और एक तरीके से फैसला लिया गया है। डीजीसीए ने ये फैसला लिया है, इंडिगो की फ्लाइट शेड्यूल में 10% कटौती करने का फैसला
लिया गया है और अपने आप में इंडिगो के लिए जो मौजूदा संकट चल रहा है उसको लेकर डीजीसीए का ये बड़ा फैसला और इसका असर अब आने वाले दिनों में जो अलग अलग जो रूट्स हैं, ख़ासतौर से जो विंटर सेशन के जो रूट्स होते हैं उस रूट्स में जो अलॉटमेंट होगा उसमें 10% की कटौती का फैसला डीजीसीए ने लिया है इंडिगो कंपनी के लिए। पहले ये 5% का था, इसको बढ़ाकर अब 10% कर दिया गया है। तो अपने आप में इंडिगो के लिहाज से उसके परिचालन को लेकर जो दिक्कतें परेशानियां आई हैं उसके लिहाज से एक बड़ी खबर इस वक्त की। डीजीसीए ने ये बड़ा फैसला लेते हुए इंडिगो को एक तरीके से 10% रूट्स कटौती का फैसला लिया है। ये पहले 5% था जिसको बढ़ाकर 10% करने का फैसला डीजीसीए ने लिया है। आने वाले वक्त में तमाम शहरों को जोड़ने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनकी संख्या जो होती है उसमें 10% कटौती इंडिगो के हिस्से से की जाएगी और ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर। हम जानते हैं बीते कई दिनों से लगातार इंडिगो का संकट चल रहा है और आज भी कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और लेकिन बीते दिनों के मुकाबले हर दिन स्थिति में सुधार आ रहा है। सरकार सजग है, सरकार ने हस्तक्षेप किया हुआ है, तमाम प्रकार के कदम उठाए गए हैं, यात्रियों को पैसे को रिफंड कराया गया है। जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं इंडिगो कंपनी में उनको नोटिस दिया गया है, उनके माध्यम से जवाब डीजीसीए तक पहुंचा भी है। इसकी एक तरीके से डेडलाइन पहले से तय की गई थी और अब उसके बाद जांच होगी। जांच में इस प्रकार के जो दोषी लोग पाए जाएंगे उनको ऐसी कार्रवाई की जाएगी उन पर जो अपने आप में नज़ीर बनेगी। ऐसा एक तरीके से आश्वासन लगातार संसद के पटल पर जो विमानन मंत्री हैं उन्होंने लगातार दिया है और अपने आप में अभी के लिहाज से भी देखा जाए तो इंडिगो के लिए एक तरीके से ये बड़ा फैसला है। पहले 5% रूट्स कटौती का ऐलान हुआ था जिसको बढ़ाकर अब 10% करने का फैसला किया गया है। तो अपने आप में डीजीसीए ने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए जिसको कहते हैं उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। एक अपने आप में नियामक संस्था के तौर पे काम करती है एविएशन सेक्टर को लेकर तमाम रूल्स रेगुलेशंस को निर्धारित करना और उनको इम्प्लीमेंट करने के लेकर लगातार कोशिश करने वाली जो संस्था है वो डीजीसीए होती है। हमारे सहयोगी संवाददाता तपस भट्टाचार्य इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। तपस, 10% रूट्स कटौती के मायने को आम व्यक्ति के नजरिए से कैसे समझा जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि अगर हम पिछले साल का देखिए, पिछले साल से इस साल जो इंडिगो ने कहा था कि हम वो उनका जो परफॉर्मेंस था उन्होंने कहा कि हम बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने फ्लाइट शेड्यूल को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी वजह से पहले जो समर का जो पीक टाइम था उसमें उनको दिया गया था, उसके बाद विंटर के लिए उनको अलग से फ्लाइट शेड्यूल बढ़ा के दी गई थी। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो उनका पिछले साल से इस साल के बराबर करीब 6% से ज्यादा उनका फ्लाइट्स में इजाफा हुआ। लेकिन अगर बात करें उनके कितने प्लेन्स की, उनके प्लेन्स ना बढ़े ना उनके जो पायलट थे वो बढ़े। और दूसरी चीज जो उन्होंने की कि उन्होंने जो रोस्टर सिस्टम आना था उनको पता था पहले से, सारे एयरलाइंस को पता था, सबने अपने अपने फ्लाइट शेड्यूल में कमी की, कटौती की जिससे कि उनके पायलट्स को और यात्रियों को दिक्कत ना। इन लोगों ने नहीं किया जिसकी वजह से ये आज ये जो प्रॉब्लम देख जा सकती है। ये जो अभी फैसला लिया गया 10% सुबह आया था कि डीजीसीए ने कहा था कि पनिबिलिटी पे एक्शन के हिसाब से 5% आप एयरलाइंस जो फ्लाइट शेड्यूल है वो चला सकते हैं। अब जो फैसला लिया गया वो 10% का लिया गया। वो इस मामले में लिया गया कि अभी भी उनको लगता है मिनिस्ट्री को कि इंडिगो पूरी तरह से ये जो चीजें हैं, ये जो पूरे फ्लाइट जी शेड्यूल है, तपस। फ्लाइट्स चलाने का जो है वो चलाने में नाकामयाब रहेगी। और इसी वजह से वो नहीं चाहते कि एक और बार यात्रियों को, खासतौर से दिसंबर का जब आखिरी समय आएगा तब ज्यादा दिक्कत होगी। तो इसी वजह से उसमें ये चाहते कि ये 10% कटौती फ्लाइट में हो। करीब करीब आप समझ सकते हैं 100 फ्लाइट्स पर डे के हिसाब से ये जी, शायद कटौती हमें देखने को मिल सकती है। आरिंद्र, शुक्रिया तपस, इस बड़ी खबर पे हम हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। और इस वक्त की आज की एक और बड़ी खबर जो कि संसद की कार्रवाई से जुड़ी हुई है। लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा हुई तो पक्ष विपक्ष की ओर से तीखे वार पलटवार देखने को मिले। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को कब्जाने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर आंकड़ों के साथ आरोप लगाया कि कैसे राजनीतिक नियुक्तियों का इतिहास कांग्रेस का रहा है। इस बीच एसआईआर की प्रक्रिया पर भी विपक्षी दलों ने सवाल उठाए तो सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण से विपक्षी दलों को आखिर डर क्यों लगता है। चुनाव सुधार पर घमासान, लोकसभा में संग्राम, विपक्ष ने पूछे सवाल, सरकार ने किया पलटवार।
लोकसभा में चुनाव सुधारों पर मंगलवार को चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जमकर तीर चले। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए तो सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर पलटवार किया। निशिकांत दुबे ने पूर्व की यूपीए सरकार के समय चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए लोगों का जिक्र किया। Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक इसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? चर्चा में हिस्सा लेते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि लगातार हार से विपक्ष निराश है, इसलिए चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बार एसआईआर देश में हो चुका है। इसलिए विपक्ष द्वारा एसआईआर को लेकर लगाए जाने वाले आरोप और शंकाएं निराधार और तथ्यों से परे हैं। असल बात यह है कि बार बार होने वाले चुनाव में विपक्ष की हार में हमारे विपक्षी साथियों को हताशा और निराशा से भर दिया है। इनके लिए इनके पास कोई साधन नहीं है, कोई बहाना नहीं है, तो ये चुनाव प्रक्रिया में होने वाले सुधारों पर अंगुली उठाते रहते हैं। कभी इन्हें ईवीएम में गड़बड़ी दिखती है, कभी इन्हें एसआईआर की प्रक्रिया में कमी दिखती है। सच बात तो यह है कि इन्हें अपनी कमी नहीं दिखती है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बैलेट पेपर की वकालत की और यूपी में डिटेंशन सेंटर के ऐलान पर सवाल उठाया। सत्ता पक्ष से एनडीए के सहयोगी जेडीयू के राजीव रंजन सिंह ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव बूथ लूटने का हथकंडा था। जेडीयू नेता ने क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस से दूर रहने की सलाह भी दी। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। किस चुनाव प्रणाली से वो जीत कर यहां आए थे और यूपीए की सरकार में संसद में सरकार चला रहे थे 10 वर्षों तक? इसी ईवीएम प्रणाली से। और लगातार प्रयास करने के बाद भी आपको जनता स्वीकार नहीं कर रही है तो ईवीएम गलत है। चुनाव सुधारों पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत 12 बजे के बाद कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने की। बुधवार को भी ये चर्चा जारी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह चर्चा में अपनी बात रखेंगे। निशांत राय के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। तो इसी बड़ी खबर पे करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी चुनाव सुधार पर गरमाई सियासत, क्योंकि संसद में लगातार जब खासतौर से लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा हुई तो पक्ष विपक्ष की ओर से वार प्रतिवार लगातार देखने को मिले और सियासत गरमा गई। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय भी आपके साथ कराते हैं। अनुरुद्ध प्रताप सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा राहुल लाल जी हैं जो कि कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आज का विषय चुनाव सुधार पर गरमाई सियासत, लोकसभा में जब बहस हुई। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी, शुरुआत यही, क्योंकि क्या अब बैलेट पेपर से एक तरीके से मतदान हो, इस प्रकार की व्यवस्थाओं की तरफ बढ़ने के सुधार की ओर इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी बढ़ती दिखाई पड़ रही है? राहुल जी। आर्यन जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। अभी जब राहुल गांधी जी लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ियां हैं, एसआईआर की प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ियां हैं, तब विपक्ष के लोग दूसरा सत्तारूढ़ पार्टी पूछते थे कि देखिए राहुल गांधी और कांग्रेस का इकोसिस्टम एक मामले पे नहीं टिकता है। पहले ईवीएम पे दोष दिया, फिर अब मतदाता सूची पे ही आ गए, उसके ऊपर आ गए। हमें लग रहा है कि आज ये पूरा का पूरा कंफ्यूजन ही जो है कि आर्यन जी दूर हो चुका है कि ईवीएम के ऊपर जो समस्याएं, जो सवाल उठाए गए थे वो भी सवाल गंभीर थे, और अभी इसमें मतदाता सूची के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल भी गंभीर है, क्योंकि चुनाव सुधार की बात हो रही है। और ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने का मामला कोई कांग्रेस आज अचानक से कांग्रेस नहीं उठा रही है।
जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थे, जीवीएल नरसिम्हा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने तो ईवीएम के मामले को लेकर किताबें लिख डाली थी। उस समय हम लोग नेता प्रतिपक्ष लालकृष्ण आडवाणी जी होते थे, उनके भी तमाम बयानों को देख सकते हैं। तो एक तो देखिए ईवीएम का मामला है, वहां तो हमें लग रहा है कि देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी को अपनी लोकप्रियता का इतना ही ज्यादा है कि वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, तमाम जगह पे तमाम स्टेट असेंबली के चुनाव जीत लेता है, अभी बिहार में भी गठबंधन जो है कि एनडीए गठबंधन 200 प्लस सीटों पे चला गया, तो उनको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनको राहुल जी, लेकिन राहुल जी जब बीजेपी की ओर से आपके इन तमाम आर्गुमेंट्स पे कहा गया कि साहब, या एनडीए की ओर से मान लीजिए कहा गया कि साहब इसी ईवीएम के सहारे आप तमाम समय तक केंद्र की सरकार में रहे, तमाम राज्यों में आपकी सरकारें थीं और हैं, अब आप उस प्रकार के ऐसे सवाल उठाते हैं, ईवीएम की बात हो या एसआईआर या जो वोटर लिस्ट है उसी वोटर लिस्ट के हिसाब से, तो फिर तो बात हो जाती है ना कि आपका चुनाव भी, आपका भी चयन, आपके समय की व्यवस्था पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, अगर मुझे लगता है कि लोकतंत्र में चुनाव की प्रणाली बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है, और हम लोग न्याय को लेके एक चीज कहते हैं आर्येंद्र जी कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। मैं एक ही चीज पूछ रहा हूं कि एसआईआर को लेके एक राज्य बिहार में एसआईआर हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ने 2-3 बड़े लक्ष्य रखे थे बिहार के एसआईआर से पहले। नहीं सर, मेरा सवाल ये था राहुल जी कि आपके समय में जब ईवीएम को लेकर विपक्ष के, उस समय के विपक्ष बीजेपी ने सवाल उठाए, तो क्यों नहीं आप लोगों ने उस समय कोर्स करेक्शन कर लिया, ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर चले गए? अब आप जो लोग कह रहे हैं, नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर समय के साथ जो विपक्ष में रहते हुए सभी पार्टियों को यह महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। या फिर विपक्ष में रहते ही सबको समझ में आता है। बड़ा मनीष जी नहीं तो दूसरा विकल्प और भी है। ठीक है अनुरुद्ध जी सवाल ये वो कह रहे हैं कि साहब अगर आप लोग जो है इस प्रकार की व्यवस्थाओं का जो सवाल है, ठीक है राहुल जी आता हूं आपके पास है। अनुरुद्ध जी सवाल ये वो कह रहे हैं कि साहब ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके चलते इसमें सुधार की अगर जरूरत है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर संशय है तो क्यों नहीं उसको दूर करने का काम कर रहे हैं? प्रॉब्लम यह है कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी रहते हैं, हर 6 महीने बाद इनका मुद्दा बदल जाता है। ये मैं एक छोटा एग्जांपल लूंगा। हरियाणा चुनाव में गए, कहा बैटरी डिस्चार्ज की समस्या है, चुनाव आयोग ने 1642 पेज का रिप्लाई इनको दे दिया। फिर महाराष्ट्र में जाते हैं, वहां 1 लाख से ज्यादा बूथ है, इनके बूथ लेवल एजेंट होते हैं, 89 मामले आते हैं और वो भी नीचे के मामले आते हैं। बिहार में एसआईआर होता है, 65 लाख लोग रिजेक्ट होते हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होता है, सिंगल एक नाम लेके कोर्ट चले जाएं। अभी 6 लोग इनके चुनाव जीत के आए हैं जो कि स्कॉर्पियो में बैठ सकते हैं। कम से कम इनको अगर शंका है कि नहीं भाई कि इतने लोग हैं, 15 दिन से ज्यादा हो गया, ये कहां सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए? भाई राजनारायण जी को अगर शंका हुआ था इंदिरा गांधी जी ने कि रिगिंग की थी उस टाइम पर, तो कोर्ट गए, आपके पास अधिकार है, आप कोर्ट नहीं जाओ करोगे, कियोस्क क्रिएट करोगे, पार्लियामेंट चलने नहीं दोगे। और जिस हिसाब से कहते हैं कि नहीं एसआईआर होना, मतलब 2025 के पहले 10 बार से ज्यादा एसआईआर हुआ तो अच्छा, आप महाराष्ट्र में एसआईआर मांगो तो अच्छा, अगर 2025 में एसआईआर हो तो बुरा, बिहार चुनाव के पहले एसआईआर हो तो बुरा। मतलब गजब है कि आपके टाइम पे सब 1951 से नेहरू जी के टाइम नहीं, लेकिन अनुरुद्ध जी राहुल गांधी जी ने, मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी जी ने 3 सुझाव भी दिए, 3 सवाल भी पूछे हैं लोकसभा में, क्यों नहीं उनके उन सुझावों पे सरकार आगे बढ़ के काम कर लेती है? वो जो वॉइस की बात कर रहे हैं ना, 1:2 का रेशियो है, तो वो विपक्ष की आवाज सुनी नहीं जा रही है, सीजीआई को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं, इस दिशा में क्यों नहीं सरकार आगे बढ़ सकती है? हाँ, उसी पे जी देखिए, पहली चीज है संस्थाओं के साथ खिलवाड़ कैसे करते हैं, ये सबको पता है, ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है। इनके टाइम पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होती थी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुआ करता था। 93 के बाद तो 3 होने लग गए हैं। उसके बाद सीजीआई का जो प्रोसेस में थे, केवल एडहॉक उनकी वो था कि उन्होंने, सीजीआई ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब तक कोई कानून नहीं बन जाता है तब तक एक सिलेक्शन एंड सर्च कमेटी रहे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई रहे उसमें। लेकिन जब एक कानून बन जाता 2023 में, सीजीआई की व्यवस्था केवल एडहॉक थी, ये कंफ्यूज करते हैं। इनके टाइम पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे होता था, फोन पे होता था, भैया अच्छा ये बनेंगे। राहुल जी आपके सामने किसी ने नहीं बोला, प्लीज मर्यादा रखिए थोड़ा सा। और संस्थाओं का मिसयूज, हरेंद्र जी 10 सेकंड, ये संस्थाओं का मिसयूज कैसे करते थे? रमा देवी बनी, पता चला हिमाचल की राज्यपाल बन गई, दूसरे दिन पता चलता है केपीएस गिल, मैं तो समझता था क्रिकेट खेलते थे, बाद में पता चला नहीं क्रिकेट नहीं खेलते, तो चुनाव आयोग में थे, वो कांग्रेस के फेवर में खेलते थे, तभी स्पोर्ट मिनिस्टर बने। सुकुमार सेन जी कहां से कहां बन गए। और तो और गजब कीजिए, एक तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया था बंचू जी, जो एलएलबी ही नहीं किए हुए थे। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, ठीक है विजय जी, ठीक है अनुरुद्ध जी आपका पॉइंट आ गया। विजय जी सवाल
ये है कि ये जो बहस है चुनाव सुधार की, ईवीएम की या फिर एसआईआर की, वोट चोरी को लेकर, ये हम लगातार राजनीतिक मंचों से चुनाव के समय सियासी बहसों में सुनते आए। आज जब संसद में सुन रहे हैं तो इसमें क्या अलग है, क्या नयापन है, या क्या इससे एक तरीके से निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है? विजय जी। नरेंद्र जी, ये सवाल महत्वपूर्ण है जो आप कर रहे हैं। इस बहस से आज दिन भर की बहस हो गई, कल भी होनी है। क्या चुनाव सुधार को लेकर हमारे जो माननीय सांसद हैं वो उतने गंभीर हैं? देखिए, एसआईआर एक इशू है जिसको पॉलिटिकल इशू के तौर पे भी देख सकते हैं, और जो इलेक्टोरल में एक्सरसाइज है उसमें भी देख सकते हैं। वो इलेक्टोरल रिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। पहली बात तो एसआईआर इलेक्टोरल एक्सरसाइज है, ठीक है। दूसरी बात, अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कौन से चाहिए हमें? इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहिए तो पहला कि जो पॉलिटिकल डोनेशन है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की हमने जो एक सिस्टम बनाया था वो खत्म हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो क्या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ये तय कर रहे हैं कि हमें कैसे पॉलिटिकल डोनेशन पर काम करना चाहिए? इसके लिए क्या कोई कानून बना रहे हैं? अपराधियों को रोकने के लिए बार बार चिंता तो होती है, लेकिन क्या हम उस पर कानून बनाने की बात कर रहे हैं? किस तरह से जो एक्सपेंडिचर है कैंडिडेट्स का और पार्टी का, उसमें इतना बड़ा डिफरेंस है कि आप 90 लाख रुपए कैंडिडेट का एक्सपेंडिचर लिमिट है, लेकिन पार्टी की कोई लिमिट नहीं है। तो जो भी बड़ी पार्टी होगी वो उसको कैसे काम में ले रही है? एमसीसी को लेकर क्या सुधार हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इन सारी बातों की चर्चा हो सकती है। और अभी एक देश एक कानून की बात सरकार ने की है, तो उस पर भी विपक्ष को और उनको अपनी राय रखनी चाहिए कि क्या इसमें उनको कोई बदलाव की जरूरत लगती है या कोई और बात कर रहे हैं। सब ये सवाल वो है, गले में घंटी कौन बांधेगा? केवल पॉलिटिकल चर्चा करने के लिए आप चुनाव सुधार पर बात कर रहे हैं। इनमें से कोई इशू पर बात आपने अभी तक नहीं की। फ्री बीज को लेकर कोई बात की जा सकती है जिसको चर्चा आप मतलब एक करेंगे, आर्येंद्र जी करेंगे फ्री बीज तो विजय त्रिवेदी बोलेंगे कि ये गलत है, विजय त्रिवेदी करेंगे तो आर्येंद्र जी कहेंगे कि ये रेवड़िया बांट रहे। तो इसका सिस्टम क्यों नहीं बना रहे? बहुत सारी चीजें हैं चुनाव सुधार की जिन पर काम किया जाना चाहिए। डिलिमिटेशन पर क्या व्यवस्था हो रही है, आगे जनगणना की बात किस तरह से बनेगी, महिला वंदन अधिनियम को कैसे लागू करेंगे, ये सब हिस्से इस बहस में होने चाहिए, तब हम कहीं आगे बढ़ सकते। एसआईआर और एसआईआर समझ ले कांग्रेस की, उससे उसका कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं हो रहा। यदि उसको पॉलिटिकल एक्सरसाइज भी समझ रहे हो तो वो कोई बड़े फायदे की ओर नहीं पहुंच रहा। अपने सहयोगी दलों से भी बात करें इस पर। बिल्कुल, और बिहार के नतीजे कम से कम उस दिशा में सीधे तौर पे इशारा भी करते हैं। राहुल जी, सवाल ये कि इस संसद के शीतकालीन सत्र के शुरुआती 2 दिन जिस हंगामे की भेंट चढ़े, उसके बाद एक सहमति बनी पक्ष विपक्ष में और अब बहस हो रही है चुनाव सुधार को लेकर। विपक्ष का जो पूरा बहस है वो एक बड़ी लकीर खींचने में, कंस्ट्रक्टिव बड़ी लकीर खींचने में क्या आप लोग कामयाब नहीं हुए? उस प्रकार की बहस को लेकर, उस प्रकार के दबाव को लेकर आप सरकार के सामने नहीं आ पा रहे? राहुल जी। आर्यन जी, बस 1-1.5 मिनट का समय जरूर दीजिएगा। देखिए, जो यहाँ पर समस्या है, हमें लग रहा है कि जो आज बहस हुई है बहुत ही उसमें रचनात्मक किस्म की बहस हुई है। विपक्ष ने तो कम से कम रखे ही हैं तमाम मामलों को लेके। देखिए, अब स्थिति क्या हो गई है, देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला जो विजय जी ने बोले वो बिल्कुल गंभीर मामले हैं, लेकिन अब तो यह है कि जो मूल चुनाव प्रक्रिया है, जहां पे कि इलेक्शन कमीशन को एक निष्पक्ष वाली भूमिका में दिखना चाहिए था, वो उस जगह पर ही सवाल खड़े हो जा रहे हैं। अब सोचिए, हम लोग पहले चुनाव आचार संहिता को लेकर कितनी चर्चा होती थी, तमाम तरह की चीजें होती थी। अब चुनाव आचार संहिता का वायलेशन अगर कोई करे तो उसको नोटिस किस तरह से भेजा जाए, उसको लेकर भी इलेक्शन कमीशन सोच के देखती है कि सत्तारूढ़ पार्टी को नोटिस भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए। भेजा जाए तो अगर प्रधानमंत्री जी के लिए नोटिस है तो वो जेपी नड्डा जी को भेजा जा रहा था। और देखिए, एसआईआर को इतने हल्के में लेने की जरूरत नहीं है आर्येंद्र जी। एसआईआर एक बहुत बड़ा सा मामला है। मैं तो ये कह रहा हूं, बड़ी खुशी हो रही है कि आज एसआईआर पे सदन में चर्चा हो रही है। सोचिए, पूरा का पूरा मानसून सत्र जो है कि हम लोगों का भूल गया। राहुल जी, लेकिन ये पूरी चर्चा आप लोगों के माध्यम से देश के सर्वोच्च अदालत में भी हुई है, लेकिन वहां से भी कोई एक बहुत बड़ा कोई एक रियायत या राहत के लिहाज से देखा जाए कुछ निकल के नहीं आया था। नहीं, देखिए, अभी वहां पे वो लगातार सुनवाई जारी है। भारतीय न्यायपालिका की अपनी एक प्रक्रिया होती है। उन्होंने ऐसा नहीं हुआ, उसके संवैधानिकता के मामले की सुनवाई हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में देखिए, ये जो संघर्ष है वो सुप्रीम कोर्ट के भीतर हो रही है, संसद के भीतर भी हो रही है, सड़क पे भी हो रही है, जनता को भी समझाने के प्रयास हो रहे हैं। मैं खाली, हमें बस चंद सेकंड का समय दीजिएगा आर्यन जल्दी से जी। मैं कह रहा हूं कि एसआईआर का लक्ष्य क्या था कि मतदाता सूची में शुद्धिकरण हो। बिहार में क्या दो बड़े उद्देश्य बताए थे चुनाव आयोग ने कि क्या विदेशी मतदाता घुसपैठिया, लेकिन सर आप लोग भी तो लेके नहीं पहुंचे कि साहब इस व्यक्ति का जो जेन्युइन वोटर था इसको वोट देने का ही हक नहीं मिला और नई सरकार चुन ली गई। ऐसा आपके माध्यम से भी, आप या तमाम विपक्षी दलों के माध्यम से भी नहीं हुआ। ये भी अपने आप में सर सवाल खड़ा होता है। ठीक है सर, थोड़ा समय की सीमा है। अनिरुद्ध जी, सवाल ये है कि साहब वो ये कह रहे कम से कम उनके मुद्दा उठाने के बाद बहस तो कर रहे हैं आप लोग, कम से कम उस दिशा में बात तो हो रही है। आप तो बात सुनने को तैयार नहीं थे। अनिरुद्ध जी।
हरेंद्र जी, आप ये देखिए कि आप टीवी चैनल पे राहुल लाल जी जैसे बोल रहे हैं, वैसे राहुल गांधी जी भी यही रिप्लाई दे रहे हैं, गोलमोल रिप्लाई दे रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, आप 65 लाख लोगों का नाम कटा, आप ये कह रहे हैं कि वो लोग जीवित थे, क्या नहीं थे। एसआईआर का मतलब क्या होता है? एडिशन, डिलीशन, अपग्रेडेशन। एसआईआर का यही इतना मतलब होता है। उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है समरी होता है, उसके बाद होता है ड्राफ्ट होता है, सबमिट किया जाता है। आपके बीएलए बताएंगे साहब इनका नाम एडिट करना, डिलीट करना है, फालतू नाम जुड़ गया ये ऐड करना है, ये सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन ये लोग उसको घुमा घुमा के, अरे भाई आपको लगता है कि वोट चोरी हुई तो आप कम से कम, अरे एक एग्जांपल राजनारायण जी का गजब की एग्जांपल है कि इंदिरा जी को मजबूरी में आके सत्ता को बचाने के लिए देश में इंपोज करना पड़ा इमरजेंसी। तो आप जाते कोर्ट के अंदर जाते, देखिए यहाँ पे चोरी हुई, ऐसे ऐसे हुआ, ये वोट इनका कटा था, ये था। 65 लाख लोगों में से आप कोर्ट ने कहा कि आप अगर 10 लोगों का नाम लाके दे देंगे तो मैं एसआईआर बंद कर दूंगा। आप 10 लोग लेके नहीं जा पाए। तो जब आप 15 मिनट लोगों को, अरे राहुल जी, आप लगातार दूसरों को क्यों टोकते सर? आपको कोई नहीं टोक रहा है। पहले 10 बार वो एसआईआर गलत था जी। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, एक अंतिम कमेंट आपका, क्योंकि बात ये निकल रही है कि जब भी कोई एक मसला लेकर खासतौर से कांग्रेस आगे आती है, उस पर बहस होती है, चर्चा होती है, लेकिन जब सदन में चर्चा होती है तो तमाम जो कहते हैं ना, एक उंगली उठाने के बाद 4 आपकी तरफ उठना शुरू हो जाती है, वो वाला हाल कांग्रेस के ऊपर आज फिर से दिखाई पड़ रहा है। विजय जी। अरविंद जी, वही तो बात है। अभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की बात हुई, मैं इससे सहमत हूं कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर बेहतर काम किया जाना चाहिए और कोई बदलाव भी किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उस राय को भी रखना चाहिए, लेकिन ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट की राय को कानून में बदल दिया गया, ऐसा नहीं है। वो संसद ने कानून पारित किया, राहुल जी की पार्टी भी उसमें थी, संसद ने पारित किया जो कानून आज चुनाव आयोग की नियुक्तियों का है। और उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आजकल कोई पार्टी प्रेसिडेंट पर्ची बना के चुनाव आयुक्त नहीं बना रहा, यदि आपको याद हो। बिल्कुल सही। और सेशन साहब की बात बहुत करते हैं हम सब लोग, तो सेशन साहब का जो सिंगल चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, उसको मल्टी मेंबर कमीशन किसने बनाया और क्यों बनाया, इसकी चर्चा आप शायद समझते होंगे कि उनको पीक करने के लिए एक सिंगल कमीशन से, क्योंकि परेशान थी कांग्रेस उस वक्त, तो उसको मल्टी मेंबर बना दिया गया ताकि उसको बैलेंस किया जा सके। तो बहुत सारी चीजें मैं उस पर चर्चा, इसलिए मैंने कहा कि उससे आगे बढ़े, कुछ काम उस पर किया जाए। पर्ची तो नहीं बन रही ना आजकल, और विपक्ष के नेता उसमें शामिल हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखिए, इस पर मैं एक सेकंड लेना चाहता हूं कि जब हम बार बार कहते हैं कि नहीं सरकार की राय होगी, ये तो पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही सरकार की वो बहुमत होता है हर बिल के लिए, हर व्यवस्था के लिए। तो फिर तो इसको सिस्टम को, या तो आप मत मानिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को। जी बिल्कुल, लेकिन देश ने सरकार चुनी और सरकार अगर अपने तरीके से फैसले ले रही है तो उस पर देश की मोहर है एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सीधे तौर पे यही कहा जाए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल जी, मुद्दा है, लगातार बहस चलती रहेगी, आपके फिर भी मौके लगेंगे, फिर हम बहस करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस विषय पे विस्तार से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि संसद में वंदे मातरम पर कैसे मचा आज घमासान, राज्यसभा में इस बहस के दौरान क्या कुछ हुआ, खबर पर विस्तार से नजर। छोटे से वेलकम यू ऑन बोर्ड, स्वागत है आपका स्काईफ्लाई में। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some cashews. Sorry, sir. आज फ्लाइट पे खाना नहीं है, सर। आशा करते हैं आपकी उड़ान सुखद हो। किसान छुट्टी पे है, सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओह गॉड, सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें एमएसएमई बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से एमएसएमई लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent.
यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। क्या खाएगा? डेरी नूडल। ऑर्डर ले लो भाई। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। आज राज्यसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर चर्चा की शुरुआत हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस पर वंदे मातरम के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया तो मौजूदा कांग्रेस पार्टी की नीति पर भी सवाल खड़े किए। विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के दौरान कई बार व्यवधान हुआ तो दोनों ओर से तीखी बहस देखने को मिली। कल लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का एक लंबा दौर देखने को मिला और इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली। मंगलवार को राज्यसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चर्चा की गई। उच्च सदन में चर्चा की शुरुआत गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। गृह मंत्री ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने में इसके योगदान पर विस्तृत रूप से अपने विचार रखे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि सदन के निर्माण के समय से लेकर इस सदन ने अनेक ऐतिहासिक क्षणों को जिया है। वंदे मातरम के 150वें साल के प्रवेश पर ये महान सदन वंदे मातरम के भाव के लिए, वंदे मातरम के यशोगान के लिए और वंदे मातरम को चिरंजीव बनाने के लिए एक चर्चा करे। गृह मंत्री ने वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत आज भी है और 2047 में महान भारत की रचना के समय भी होगी। वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत। वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहे। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी। खड़गे ने कहा कि आजादी के समय से हम वंदे मातरम गाते आ रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सदन में इस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हूं। मैं सौभाग्यशाली, पहले मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से महान रचनाकार जो बंकिम चट्टोपाध्याय को नमन करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चर्चा में भाग लेते हुए इसके पीढ़ी दर पीढ़ी महत्व पर जोर दिया। I would like to start again. Vande Mataram is a song that has inspired many generations of Indians. समूचे सदन की ओर से अपने अपने संबोधन में राष्ट्रगीत के ऐतिहासिक, सामाजिक और भावनात्मक आयामों को सामने रखा गया, जिसमें माना गया कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के समय ही इसका महत्व अगले सैकड़ों सालों तक हमेशा बना रहेगा। शैलेंद्र मिश्र और कुमार आलोक के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर संसद में हुई चर्चा पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के परपोते सजल चट्टोपाध्याय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। DD न्यूज से खास बातचीत में सजल चट्टोपाध्याय ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वंदे मातरम के महत्व की व्याख्या करने को सराहनीय कदम बताया।
हमारे साथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जो परपोते हैं सजल चट्टोपाध्याय, वो 5th जनरेशन से आते हैं, वो हमारे साथ है। डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपसे जो पूछना चाहेंगे कि ये 150 साल वंदे मातरम की 150 साल पूरा हुआ और इस साल सारे देश में वंदे मातरम को सम्मानित किया जा रहा है। संसद में इसके ऊपर एक विशेष चर्चा भी हुई। आपने सुना हुआ चर्चा मैंने सुने हैं। सबसे पहले मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूं, इसको इतना साल बाद सामने ले आने के लिए। पूरे जो पंक्तियां है वो पंक्तियां आज इतने सालों बाद एक सरकार सामने ला रही है, क्यों उसको अलग किया गया? उसको तो किए थे जवाहरलाल नेहरू साहब ने किए थे। उस समय तो थोड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था इसको लेके। जिन्ना ने जवाहरलाल नेहरू साहब को बोले थे कि इसमें सारे हिंदू देव देवी का नाम है, अगर इसको पूरा बुलाया जाएगा तो पूरा, अगर इसको आप बोलते रहेंगे तो आपका फ्रीडम फाइटर कोई मुस्लिम नहीं आएंगे। मुस्लिम का शब्द थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था इसके चलते, इसके लिए बंद कर दिया गया था। दो अंतरा एक्चुअली इसको बंद करने का एक ही आदमी है, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तृणमूल सरकार तो दावा करती है कि वो बंगाल के जितने भी मनीषी है, जितने भी आइकॉन्स है, उनको सही तरह से सम्मानित किया है। ये तो तृणमूल सरकार के जो तृणमूल नेता सीएम है वो मंच में जाके बोलती है। बंकिम के लिए बंगाल में कुछ काम नहीं हुआ। सबसे बड़ा बात है हमारा जो मकान उधर है नोयाटी में, उधर बहुत सारे प्रोग्राम होता है। उधर तो होना चाहिए था, होता है प्रोग्राम, जन्मदिन होता है, डेथ एनिवर्सरी होता है, वो बंकिम का जो प्रोग्राम उधर होता है उधर से खाली वही जगह में होता है। बंकिम भवन है उधर ही होता है। उधर जब कोई कुछ होता है परिवार का किसी को नहीं बुलाते हैं। ये सम्मान के बात है ना, सम्मान के बात है। बोलिए, हम तो बंकिम परिवार के आदमी हैं, वो तो हमारा दिया हुआ चीज़ है सब। 8-10 साल पहले मैंने एक ठो चिट्ठी लिखा था सीएम मैडम को, ममता बनर्जी को एक तो चिट्ठी हम लिखे थे थ्रू मेल। उसमें यही लिखा था कि मैम आपसे थोड़ा मिलना चाहता हूँ। बंकिम भवन का ऐसा हाल है, जो काम होता है ठीक ठाक काम नहीं होता है बंकिम भवन में। जो लोग रिसर्च करते हैं ठीक ठाक नहीं करते हैं, तो अब से हम थोड़ा मिलेंगे। तो उसका आंसर अभी तक नहीं आया। वंदे मातरम की 150 साल पर जिस तरह से वंदे मातरम को सम्मानित किया गया है, उससे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो 5th पीढ़ी है वो खुश है, उसको वो वेलकम करते हैं। कैमरा पर्सन सुभजीत पाल चौधरी, सुमित दास के साथ सौरभ दत्ता, डीडी न्यूज़, कलकत्ता। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। खादी
सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाली खड़े हाथ क्या जोड़ रहा है? खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद एनडीए के सांसदों ने आज संसद भवन परिसर में पीएम मोदी का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की इस बैठक में कहा कि देश अब पूर्ण रूप से सुधार एक्सप्रेस के दौर में है, जहां सुधार तेजी से हैं और स्पष्ट इरादे से हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा है कि सरकार के सुधार पूरी तरह से नागरिक केंद्रित है, न कि केवल आर्थिक या राजस्व केंद्रित। प्रधानमंत्री के भाषण को एनडीए के सांसदों ने बेहद प्रेरणादायक बताया है। संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को जब एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई तो पूरे गठबंधन की ओर से बिहार चुनाव में जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया गया। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद हुई इस बैठक में एनडीए की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को जीत की माला पहनाकर सम्मानित किया गया और बिहार इलेक्शन में शानदार जीत के लिए बधाई दी गई। पीएम ने बैठक में सांसदों का राज्य और इलाके के लिए काम करने के तरीके पर मार्गदर्शन किया। प्रधानमंत्री जी ने सारे एनडीए सांसदों को देश के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए और राज्य के लिए क्या क्या करना है बहुत अच्छा गाइडलाइंस मार्गदर्शन दिया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि देश अब पूर्ण रूप से सुधार एक्सप्रेस के दौर में है, जहां सुधार तेजी से और स्पष्ट इरादे से हो रहे हैं। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि सरकार के सुधार पूरी तरह से नागरिक केंद्रित है, न कि केवल आर्थिक या राजस्व केंद्रित। इसका लक्ष्य लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलों को दूर करना है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से विकास कर सकें। पीएम ने सांसदों से आम लोगों की वास्तविक समस्याओं को सक्रिय रूप से साझा करने का आग्रह किया ताकि सुधार एक्सप्रेस हर घर तक पहुंच सके और रोजमर्रा की मुश्किलों को दूर कर सके। पीएम ने कहा कि जीवन की सुगमता और व्यापार करने में आसानी दोनों ही मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का रिफॉर्म का मतलब है हर एक नागरिक का जिंदगी में सुधार। ये प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा आज एनडीए पार्टी मीटिंग में दिशा दिया है। अब इसी दिशा में हम लोग सब काम करेंगे। एनडीए के तमाम सांसदों ने भी पीएम के संबोधन को प्रेरणादायक बताया। प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से कहा कि उनकी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी। एक के बाद दूसरा निर्णय जनता के हित में था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या ईज ऑफ लिविंग हो, बार बार रिफॉर्म्स लेकर आए और रिफॉर्म्स के माध्यम से जनता के जीवन में एक बड़ा बदलाव है। उनके प्रोग्राम पॉलिसीज हों वो भी जनता के जीवन में सुधार लाने के लिए है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई आप लोग सुझाव दीजिए सांसदों को या फीडबैक लीजिए लोगों से। कहा कि एक एक फॉर्म होता है 15-15 पेज का, लोगों को परेशानी होती है। हमने बहुत जगह सुधार किया भी है, लेकिन लोगों को कैसे मदद हो, कम से कम परेशानी हो, कैसे सिंप्लीफाई किया जाए चीज़ों को, उस पर आप लोग जमीन से जो फीडबैक है वो लेकर के सांसदों के लिए सुविधा है अपने क्षेत्र से फीडबैक ले सकते हैं। और कुछ कंक्रीट फीडबैक है तो देना चाहिए, ये भी कहा। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद एक ऐसे सिस्टम की ओर बढ़ना है जहां सर्विस लोगों के घर तक पहुंचाई जाए, जिससे अलग अलग विभाग में एक ही डेटा बार बार जमा करने की जरूरत खत्म हो जाए। शैलेंद्र बिस्क के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आके खबर दिखाएंगे आपको आखिर क्यों फिर से मुश्किल में है सोनिया गांधी। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद।
खाएगा? डैडी नूडल। ऑर्डर ले लो भाई। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। सर, इतनी बढ़िया प्राइस पे कार खरीदना एक मास्टर स्ट्रोक है सर। सर, बिना झंझट के मुझे कार लोन कौन देगा? सर, सचिन? अरे सचिन सर मुझे लोन क्यों देंगे? सर मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा आपको डिजिटल कार लोन, एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड और क्विक अप्रूवल भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। वेलकम यू ऑन बोर्ड। स्वागत है आपका फ्लाइट में। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some cashews. Sorry, sir. आज फ्लाइट पे खाना नहीं है, सर। आशा करते हैं आपकी उड़ान सुखद हो। किसान छुट्टी पे है, सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। देश की नागरिकता लेने से पहले वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के मुद्दे पर सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मुद्दे पर दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है, जिसके बाद मामला सियासी रूप से भी गर्मा गया है। यहाँ कांग्रेस इस मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में है, तो बीजेपी ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेरा है और सवाल पूछा है कि सत्ता में रहते हुए देश के कानूनों के साथ कांग्रेस आखिर खिलवाड़ क्यों करती है। फिर मुश्किल में सोनिया गांधी, बिना नागरिकता मतदाता सूची में नाम। अदालत ने जारी किया नोटिस। बीजेपी ने बोला हमला, कांग्रेस का इनकार। बिना भारतीय नागरिकता हासिल किए मतदाता सूची में नाम शामिल कराने से जुड़े मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। ये नोटिस वकील विकास त्रिपाठी द्वारा दायर रिवीजन पिटीशन पर जारी किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 जनवरी 2026 को होगी। सोनिया गांधी जो है 1983 में भारत की नागरिक बनी और इन्होंने 1980 में वोटर लिस्ट में अपना नाम सत्ता का दुरुपयोग करके डलवाया था। जब ये 1983 में भारत की नागरिक बनी तो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट लगाया इन्होंने कि इनका 1980 में नाम आ गया, वोटर लिस्ट में नाम आ गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में शामिल था, जबकि उन्होंने 30 अप्रैल 1983 को भारत की नागरिकता हासिल की। याचिका में कहा गया है कि 1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम कैसे शामिल हुआ, जबकि तब तक उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की थी। याचिका में यह भी सवाल पूछा गया है कि 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया था, तो आखिर किन कारणों से ये कार्रवाई हुई। याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि 1983 में ही नागरिकता मिली तो 1980 में नाम शामिल कराने के लिए किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। क्या उस समय फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया गया। कोर्ट के नोटिस के बाद ये मामला सियासी आरोप प्रत्यारोप की वजह बन गया। बीजेपी जहां इस मामले में गांधी परिवार और कांग्रेस पर हमला बोल रही है, तो वहीं कांग्रेस आरोपों को खारिज कर रही है। दिल्ली के एक स्पेशल कोर्ट ने आदरणीय सोनिया गांधी जी को नोटिस इशू किया है और नोटिस का कारण रहा है
कि 1980 में जब आदरणीय सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थी, उस समय सोनिया गांधी जी का नाम भारत के इलेक्टरल रोल में किस प्रकार आया, जबकि सोनिया गांधी जी 1983 में भारतवर्ष की नागरिकता ग्रहण करती है। पार्लियामेंट में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर डिस्कशन भी हो रहा है। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। गौरतलब है कि पहले भी इसी आरोप के आधार पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मांग की गई थी, लेकिन सितंबर 2025 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इसी आदेश को चुनौती देते हुए रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई, जिस पर अब राउस एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। दिल्ली से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ओए, लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना अन्ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे है, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को KVIC ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। हमने 2.5 में सोचा था ये। संजीव, हाँ? ये वाला घर पिक करना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर बजट से ज्यादा है। कौन देगा हमें बढ़िया होम लोन? सचिन। सचिन क्यों देगा होम लोन? सचिन? अरे मैं नहीं, सचिन। बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें बढ़िया होम लोन और बेहतर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO सत्य नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान सत्य नडेला ने कहा है कि भारत में AI के अवसरों पर हुई बातचीत बेहद प्रेरणादायक रही है। उन्होंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भारत में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश कर रही है, जो एशिया में कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। ये निवेश भारत में AI भविष्य के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और देश की अपनी AI क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जो घोषणा की है, इस पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि जब बात AI की आती है तो दुनिया भारत के प्रति आशावादी है। सत्य नडेला के साथ बहुत ही उपयोगी चर्चा हुई। ये देखकर खुशी हुई है कि भारत वह जगह बन रहा है जहां माइक्रोसॉफ्ट एशिया में अपना अब तक का सबसे बड़ा निवेश करेगा। भारत के युवा इस अवसर का उपयोग नवाचार और AI की शक्ति इस्तेमाल बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए करेंगे। वहीं इंटेल कंपनी के CEO लिप वू टैन ने प्रधानमंत्री मोदी से आज मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए कहा कि आज दोपहर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।
हमने प्रौद्योगिकी, कंप्यूटिंग और भारत की अपार संभावनाओं से जुड़े विविध विषयों पर व्यापक चर्चा की है। मैं एक व्यापक सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और विनिर्माण नीति लागू करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना करता हूं और इंटेल भारत में सेमीकंडक्टर मिशन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। और अंत में आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत के एआई सेक्टर में तेजी से बढ़ते अवसरों ने दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों को नए सिरे से निवेश करने के लिए आकर्षित किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा कर देश के एआई मिशन को बड़ी गति दे दी है। यह निवेश न केवल भारत के टेक सेक्टर को मजबूती देगा, बल्कि देश को उस दौड़ में तेजी से आगे ले जाएगा जहां अमेरिका और चीन जैसे देश एआई नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारत और ब्रुनेई के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से इंडिया ब्रुनेई जॉइंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक दिल्ली में हुई। बैठक में मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज, संयुक्त प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता व आपदा राहत में सहयोग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर चर्चा की गई। पिछले 10 दिनों से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से गायब होने के बाद मध्य प्रदेश की टीम चीता KP2 को लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। इसी दौरान चीते की लोकेशन राजस्थान के रामगढ़ क्रेटर वन क्षेत्र में मिला। दुनिया के सबसे बड़े हैकथॉन स्मार्ट इंडिया हैकथॉन के सॉफ्टवेयर संस्करण का आयोजन देश भर के 60 नोडल केंद्रों पर किया गया। 8 और 9 दिसंबर को लगातार 36 घंटे तक चले इस हैकथॉन में करीब 2500 उच्च शिक्षण संस्थानों की 68,000 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन के हार्डवेयर संस्करण का ग्रैंड फिनाले 8 से 12 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस साल हैकथॉन की प्रमुख थीमों में स्मार्ट एजुकेशन, आपदा प्रबंधन, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा सहित नवीकरणीय ऊर्जा और रोबोटिक्स आदि शामिल किए गए हैं। न्यूज़ नाइट के